हिंदी साहित्य की कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी वेब पत्रिका हमरंग.com के संपादक हनीफ मदार जी की लिखी हुई कहानी। शीर्षक है मैं भी आती हूँ। प्रख्यात लेखक हनीफ मदार जी की कलम से निकली ये कहानी जीवन की गहरी सच्चाइयों को दर्शाती है। ये कहानी आप हमरंग.com पर पढ़ भी सकते हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। हरिया पेड़ के नीचे बैठा एक टक खेत में चलती जेसीबी को देख रहा था। पेड़ की डालियाँ हवा में लगातार झूम रही थीं, लेकिन नीचे बैठा हरिया तनिक भी हिलडुल नहीं रहा था। न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे मशीन के लोहे के मजबूत पैर उसकी छाती पर जमे हैं और वो अपने पंजे गड़ा गड़ा कर खेत से मिट्टी नहीं उसकी आत्मा को निकाल रही है। पर वो चीख भी नहीं पा रहा है, जैसे वो मन मसोस कर किसी कैंसर के दर्द को सहन करने का प्रयास कर रहा है। वहीं बैठे बैठे खेत के चारों ओर की मेढ़ों पर लगे पॉपुलर के पेड़ों पर नज़र पड़ते ही उसकी आंखों की चमक बढ़ गई। उसे हवा में झूमते पेड़ ऐसे जान पड़े जैसे वे सब अपने बंधन तोड़ देना चाहते हैं और अगले ही पल वे सब मुक्त होकर दौड़ पड़ेंगे उसे बचाने को। पिछले 5 दिनों से वो इसी नीम के पेड़ के नीचे आ बैठता है। ये पेड़ उसके बाबूजी ने यहाँ लगाया था, तभी उसने खुद अपने हाथों से ये बाकी के सब पेड़ लगाए थे और अपने बच्चों की तरह इनकी देखभाल भी की थी। तभी तो एक दिन बाबूजी ने उसकी पीठ थपथपाई थी और कहा था, हरिया तूने तो कमाल कर दिया, हमें तो लगता था कि यहाँ ये पेड़ होंगे ही नहीं। बाबूजी ये पेड़ नहीं मेरे बच्चे हैं, कितनी मासूमियत से हरिया ने जवाब दिया था। उसकी इस मासूमियत पर बाबूजी भी मुस्कुरा पड़े थे। पेड़ के नीचे हरिया को अब बड़े हो चुके यही पेड़ वास्तव में बेटा बेटी नजर आ रहे थे, जो उसे बचाने को हाथ पैर पटक रहे हों। हिम्मत पाकर उसने एक लंबी सांस भरी। शरीर की इस हरकत से उसकी तंद्रा टूट गई, जैसे वो मशीन के चंगुल से मुक्त हुआ हो। वहीं बैठे बैठे उसने पहलू बदला। आसमान में सूरज ढलान के रास्ते पर आ चुका था। पेड़ों की छाया अपनी जड़ें छोड़ने लगी थी। हरिया को भी भूख लगने लगी थी। उसने पास रखी पोटली खोली जिसमें रोटियां बंधी थी। खेतों के चारों ओर नज़र डालते हुए ठीक वैसे ही खाने लगा जैसे रोटी खाकर अभी उठेगा और आलूओं में खाद फैलाने लगेगा। हरिया ने जब से होश संभाला है इसी पेड़ के नीचे बैठकर उसने रोटी खाई है। शादी के कुछ दिन बाद माँ के लंबी बीमारी से गुजरने के बाद उसकी पत्नी रोटी लेकर खेत पर आती थी तो वो खेत के उस कोने के सब पेड़ों को छोड़कर इसी नीम के नीचे आकर रोटी खाने बैठता था। उसकी पत्नी समझती थी कि मुझे ज़्यादा ना चलना पड़े, इसलिए दौड़कर इस कोने पर आ जाते हैं रोटी खाने। लेकिन एक दिन हरिया खेत के ठीक उस कोने पर सरसों में पानी लगा रहा था। सरोज ये सोचकर कि उधर से इधर दौड़ेंगे तो और थक जाएंगे, रोटी लेकर वहीं पहुंच गई। लेकिन हरिया रोटी लेकर उसी पेड़ के नीचे आने लगा तो सरोज रास्ते पर खिसियानी बिल्ली सी पीछे पीछे चलती रही और उसने धम्म से बैठते हुए पूछा, इस पेड़ में ऐसे क्या लाल लटके हैं जो इसके अलावा किसी पेड़ के नीचे तुम्हारी रोटी हजम नहीं होती? कहते हुए सरोज की दोनों भवें आपस में मिल गई थीं। पहले तो हरिया उसका चेहरा देखकर जोर से हंसा तो सरोज और खिसियानी सी हो गई। हरिया मुस्कुराते हुए बताने लगा, ये पेड़ मेरे पिताजी ने लगाया था। जब मैं बड़ा हुआ तो हम दोनों यहीं बैठकर रोटी खाते थे। आज भी लगता है जैसे पिताजी साथ में खा रहे हैं। अब तुम्हारे पिताजी तो रहे नहीं, फिर भी पूरा खेत पार करके यहीं रोटी खाते हो। पेड़ तो सब पेड़ हैं, किसी के नीचे बैठकर खा लो। तू नहीं समझेगी, इस पेड़ की छाया मुझे ऐसी लगती है जैसे इस धूप में पिताजी खुद मेरे सिर पर हाथ फैलाए खड़े हैं। कहते हुए हरिया ठंडी सांसों से भर उठता था। पत्नी चंचल हो उठती, मुझे कुछ नहीं समझना है, कहते हुए हरिया के गले में बाहें डाल देती। हरिया उसे झिड़क देता, पागल हो गई है, बाबूजी आ रहे होंगे। तुम्हारे बाबूजी। पत्नी तिलमिलाकर सुर्ख हो जाती और मुंह फेर कर बैठ जाती। एक दिन तो हरिया की पत्नी ने हरिया को बातों ही बातों में चूम लिया। हरिया शर्म से लाल पड़ गया। वो पत्नी से कुछ कह न सका। भगुआया सा इधर उधर देखने लगा कि कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया। उसकी पत्नी उसकी इस हालत पर खिलखिलाकर हंसे जा रही थी। किसी ने नहीं देखा बुद्धू, डरपोक, इस दोपहरी में कौन बाहर निकलेगा हमें देखने को?
हरिया की पत्नी ने दोहरे होते हुए कहा। क्यों, टट्टी पेशाब पर किसी का वश चलता है? कोई बैठा हो इधर उधर? हरिया ने आंख निकाली थी। देख ले तो कौन सा पाप कर दिया हमने, कहते हुए उसकी पत्नी शर्माई सी सहमते हुए बोली, और उसने हाथों की अंगुलियों से खेत की रेत में छोटे छोटे गड्ढे बना दिए थे। तू कल से रोटी लेकर मत आना, मैं सुबह साथ ही ले आया करूँगा। हरिया ने उसे डांटते हुए घर भेज दिया था। तब से हरिया सुबह ही कपड़े में रोटी बांध लाता है। हरिया ने रोटी का पहला निवाला तोड़ा ही था कि खेत के किनारे सड़क पर कार रुकती देख उसकी आंखें किसी बाघ की तरह ऐसे चमकने लगीं जैसे पिछले 5 दिनों से वो इसी इंतज़ार में आ बैठता है। हरिया कार को पहचान गया था। ये वही कार है जो उस दिन बाबूजी की कार के साथ आई थी। हरिया खेत के दूसरे कोने से दौड़कर बाबूजी के सामने हाथ जोड़कर आ खड़ा हुआ था। बाबूजी के साथ दूसरी कार में आए लोगों को देखकर हरिया तनिक भी असहज नहीं हुआ था, बल्कि भीतर ही भीतर प्रफुल्लित हो रहा था। असल में बाबूजी के साथ जब भी कोई मिलने या खेत देखने आता तो हरिया इसी तरह दौड़कर उनके पास आ खड़ा होता था। जल्दी से ट्यूबवेल की कोठरी से चारपाई निकाल देता। ये बात उसे उसके पिताजी ने ही सिखाई थी। बाबूजी साथ आए लोगों के साथ बैठते हुए हरिया को शाबाशी देते कहते थे, यही है इन खेतों का मालिक, इसी की देखभाल में सब कुछ हो रहा है। जब इन शब्दों से बाबूजी हरिया की तारीफ करते और साथ आए लोग भी उसे शाबाशी देते तो गर्व से फूल जाता था। उसे लगता ही नहीं था कि वह खेत का मालिक नहीं नौकर है। उस दिन हरिया ऐसा ही सोचकर मन ही मन खुश होते हुए चारपाई निकाल लाया था, लेकिन बाबूजी उन लोगों के साथ बातचीतों में ऐसे मशगूल थे कि उन्हें हरिया का ध्यान ही नहीं रहा। वे किसी तहसील और कचहरी की बात कर रहे थे। हरिया को यह सब कुछ अटपटा भी लगा, लेकिन उसने सोचा कोई ज़्यादा ज़रूरी बात होगी, इसलिए ध्यान नहीं रहा है। उसने बाबूजी का ध्यान अपनी ओर दिलाने को साहस करके बीच में छेड़ा। बाबूजी, वो आलू का बीज नहीं आया है, आप खबर कर देते तो। और नज़रें बचाकर इधर उधर ऐसे देखने लगा जैसे कुछ खोज रहा हो, लेकिन उसकी मंशा पूरी हो गई थी। बाबूजी का ध्यान हरिया पर हो गया। हाँ, आलू अब मंगवा नहीं रहे हैं, इसलिए मैंने मना कर दिया है, कहकर बाबूजी तो साथ आए लोगों के साथ फिर बातों में जुट गए। हरिया सुनकर उछल पड़ा। तो कल क्या करूँगा, और आलू भी तो पिछैता हो जाएगा। हरिया का विचलन बाहर आ गया था। अरे अब कैसा अगाया और पिछाया, जब करना ही नहीं तो, मुस्कुराते हुए कहकर बाबूजी और साथ आए लोग हंस पड़े थे। हरिया को लगा आपस में मजाक कर रहे हैं या हमसे कोई भूल हो गई है, तभी तो आज हमारी तारीफ नहीं की है। फिर भी उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, क्यों बाबूजी? अरे जब खेती नहीं रहेगा तो खेती कैसे होगी? बाबूजी फिर हंसे। और हाँ, तू भी अब कुछ और काम तलाश ले, क्योंकि ये खेत हमने बेच दिया है। सुनते ही हरिया ऐसे छटपटाया जैसे बाबूजी ने उसके सिर पर कोई भारी पत्थर दे मारा हो, जैसे उसके पेट में चाकू मार दिया हो। हरिया चीखने को था, लेकिन न जाने कैसे उसकी आवाज़ ही नहीं निकली। पल भर पहले उसके चमकते चेहरे पर एक साथ मनो मिट्टी की परत चढ़ गई। उसे काटो तो खून नहीं। बाबूजी और साथ आए लोग बेपरवाही से खेत में घूमने लगे थे। हरिया की जैसे जड़ें मिट्टी में वहीं की वहीं इतनी गहरी समा गईं कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। पल भर में ही उसके भविष्य के तमाम सपने किसी रेत की तरह उड़ने लगे थे। अचानक उसे कुछ याद आया तो उसने पूरी ताकत लगाकर अपने पैर जमीन से उखाड़े और लगभग घिसटता हुआ सा बाबूजी के पास तक पहुंचा। लेकिन बाबूजी, मुझसे भी, कराहता हुआ सा वो कहने को था कि मुझसे भी तो पूछ लेते, लेकिन वो पूरी बात कह पाता उससे पहले ही बाबूजी उसे अनदेखा कर साथ आए लोगों की बातों में फिर व्यस्त हो गए थे। ये देखकर हरिया के शब्द गले में ही कहीं गांठ बनकर अटक गए थे। इस एक पल ने उसे सिखा दिया था कि वो इंसान नहीं, रईसों का एक सस्ता खिलौना है, जिसे जब तक जी चाहा खेला, फिर बिना सोचे समझे फेंक दिया। उसकी नियति मालिक को खुश करना ही है, उसके दिल से जोड़ना नहीं। बाबूजी चलने लगे तो उसने बड़ी हिम्मत के साथ कुछ याद दिलाना चाहा। बाबूजी। बाबूजी के सामने अक्सर चहकने वाला हरिया उस दिन एक बार में बस इतना ही कह पाया था कि उसके पैर कांपने लगे थे। हाँ बोल बेटा। बाबूजी के शब्द अब भी मिश्री में डूबे थे। बता बता, क्या बात है? बाबूजी, वो आपने कहा था कि इसी खेत के किसी कोने में तुझे थोड़ी जगह दे दूंगा।
इतना कहने में हरिया ने कई बार सांस ली थी, जैसे पूरे शरीर की ताकत इकट्ठी करता रहा हो। अच्छा अच्छा। बाबूजी को वे शब्द याद आए थे जो उन्होंने हरिया के बाऊ से मरते समय कहे थे। श्यामा घर में लंबी लंबी सांसें ले रहा था। बाबूजी देखने आए थे। श्यामा उठकर बैठना चाहता था लेकिन उठ नहीं सका था। श्यामा की आंखों से आंसू निकल रहे थे। तब बाबूजी ने पूछा था, क्यों परेशान है श्यामा? बाबूजी, हरिया का ब्याह भी हो गया है, लेकिन इसके लिए एक छोटे से घर का जुगाड़ नहीं कर पाया। किराए का घर बूढ़े शरीर की तरह है, ना जाने कब खाली करना पड़े। बाबूजी, इसने तो इस शहर में इन खेतों के अलावा कुछ देखा भी नहीं है। श्यामा न जाने क्या कहते कहते रुक गया था। तब बाबूजी ने श्यामा की पीठ थपकी थी। हरिया केवल तेरा ही बेटा है श्यामा, मेरा कुछ भी नहीं है क्या? सब जुगाड़ होगा और फिर न मैं कहीं जा रहा न ये खेत, फिर क्यों परेशान होता है? इसी खेत में से किसी कोने पर इसे थोड़ी सी जगह दे दूंगा, जिससे इसके रहने का जुगाड़ बन जाएगा। तो इसकी चिंता छोड़ और आराम कर, ठीक हो जाएगा। श्यामा शायद बाबूजी के पांव पकड़ लेता, लेकिन वो उठ नहीं पाया था, सो केवल हाथ जोड़कर रो पड़ा था। तब श्यामा की आंखों से आंसू नहीं, उसकी बेबसी आंखों से बहकर दोनों कानों तक जा रही थी। बाबूजी वापस आ गए थे। हरिया के बाऊ के मरने के कुछ दिन बाद ही बाबूजी ने हरिया से कहा था, बेटा, शहर में रहकर कुछ करना है तो फिजूल खर्ची से बचे रहना। मेरी तो एक सलाह है कि खाने पीने के लायक मुझसे पैसे ले लिया कर। बाकी मैंने सोच रखा है कि जब घर बनाए तब इकट्ठे ले लेना, तेरे काम आएंगे। बाबूजी, आप जैसे चाहें, अब आप ही के तो हैं। आपके अलावा मैंने तो कुछ देखा ही नहीं जो कुछ सोचूं और कहूं। उसके बाद से आज तक बाबूजी जो देते रहे, हरिया उसी में जैसे भी हो सका अपना पेट भरता रहा, इसी लालच में कि चलो बच्चे होंगे तब तक बाबूजी घर तो बनवा ही देंगे। बाबूजी ने मुस्कुराते हुए साथ के लोगों से कहा था, भाई, इसको किसी कोने में रहने लायक जगह दे देना, इसके बाप ने हमारी बड़ी सेवा की है। कहते हुए बाबूजी की मुस्कान कुछ अजीब सी हो गई थी। उन लोगों ने भी कहा, ठीक है, और कहकर चले गए थे। हरिया तब तो संतोष से भर गया था, किंतु दूसरे दिन जब हरिया ने उन लोगों से खेत पर पूछा था कि साहब मेरी जगह कहाँ है, हरिया इतना ही कह पाया था कि उन लोगों ने उसे माँ बहन की गंदी गालियाँ देकर भगाया था। तब से हरिया इन लोगों से खार खाए बैठा है। कार रुकती देखते ही हरिया किसी शिकारी चीते की भांति उठ खड़ा हुआ। उसके दोनों हाथों की मुट्ठियाँ कुछ इस तरह कसमसाने लगीं कि उसके हाथों की मांसपेशियों में भी जकड़न होने लगी थी। सफ़ेद झक कुर्ता पायजामे में कार से वही आदमी उतरा जो उस दिन बाबूजी के साथ आया था। न जाने मन में क्या ठानकर हरिया आगे बढ़ता कि तभी कार में से दो बंदूकधारी भी उतरे। इन हट्टे कट्टे शक्ल से ही डरावने दिखते लोगों के हाथों में बंदूकें देखकर हरिया सहम कर ठिठक गया। उसके हाथों की कसावट ढीली पड़ने लगी। हरिया ने ऊपर पेड़ पर नज़र डाली जो अब भी मस्ती में झूम रहा था, जैसे वो उसके बाल सहलाना चाहता है। दोनों बंदूकधारियों के साथ उस आदमी को अपनी तरफ बढ़ता देख बिना कुछ सोचे समझे हरिया चुपके से घर की ओर खिसक गया। घर जाते हुए न जाने हरिया को ऐसा क्यों लग रहा था कि पीछे से कोई उस पर गोली चला देगा। बड़े लोग हैं, इनका कोई क्या बिगाड़ लेगा, ये सोचते ही वो तेज़ तेज़ कदमों से चलने लगता। मैंने उनका क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ? मन में ऐसे ख्याल आते ही उसकी चाल धीमी हो जाती। इसी उधेड़बुन में घर पहुंचते पहुंचते वो इतना थक गया कि उसके पैर किसी शराबी की तरह यहाँ वहाँ पड़ने लगे। फिर भी वो साहस करके घर में किसी से बिना कुछ कहे सुने छत पर ऐसी जगह जाकर बैठ गया जहाँ से खेत और खेत में खड़े नीम के पेड़ को आसानी से देख सके। शाम होते सूरज की लालिमा से नीम के पेड़ पर निकलती छोटी छोटी कोपलें गहरी नारंगी हो चली थीं। खेत में मशीन अब भी अपना काम कर रही थी, किंतु उसकी धड़धड़ाती आवाज़ उसके पास पहुंचकर उसे बेचैन नहीं कर पा रही थी। हरिया को नीम के पेड़ पर चमकती किल्लियाँ खिलते हुए नारंगी फूल सी दिख रही थीं। इन्हें देखकर हरिया बड़ा सुकून महसूस कर रहा था, जैसे उसे किसी ने अपनी गोद में लेकर उसके बालों को सहलाना शुरू कर दिया हो। इस आनंद में ही उसकी आंखें मिचने लगीं। उसे आज अपने बाऊ की बहुत याद आने लगी थी। वो बाऊ की हर बात को दोहरा लेना चाहता था। जब से उसने होश संभाला और देखना शुरू किया तो अपने बाऊ को इसी खेत की मिट्टी से मिले हुए देखा।
पास के स्कूल में भी उसका नाम श्यामा से कहकर बाबूजी ने ही लिखवाया था। ये बात भी उसके बाऊ ने ही उसे बताई थी। दरअसल उसे स्कूल इंटरवल तक ही सुहाता रहा। उसका इतना समय भी स्कूल की रसोई में बड़े बड़े बर्तनों की आवाज़ के सहारे कट जाता था। जहाँ दलिया खाने को मिला कि सीधे खेत में नीम के नीचे मिट्टी में पैर रखकर उस पर लगभग गीली सी मिट्टी चढ़ाकर थपकना, फिर धीरे से पैर निकालना। उस अजीब तरह की बनी खोली को वो अपना घर कहता। बाऊ देखो घर बन गया। बाऊ वहीं से कह देते, ठीक है तू देख, मैं पहले काम कर लूँ फिर देखूँगा। वो जिद करता, अभी आकर देखो फिर टूट जाएगा। जैसे वो ये समझने लगा था कि हमारे घर टूटने या बिखरने को ही बनते हैं। बाऊ विवश होकर घुटने तक कीचड़ में सने पैरों के साथ बाहर आते और देखकर उसकी पीठ थपथपाते, जैसे उसने वो सपना पूरा कर दिया हो जिसे वो वर्षों से देखते आ रहे हैं। हरिया को लगा उसके बाऊ उसकी पीठ थपथपा रहे हैं। उसने हकबका कर आंखें खोली। सुनीता उसके पास बैठी उसे जगा रही थी। पत्नी को सामने देखकर हरिया सकपका कर निस्सहाय सी नज़रों से सुनीता को ताकने लगा। पिछले 5 दिनों से वो सुनीता को रोज ही कहकर जाता रहा है कि आज शाम को आकर तुम्हें ज़रूर बता दूंगा कि हमें कौन सी जगह मिली है। फिर पूरे खेत में लगाए अपने पेड़ पौधों को अपनी जगह में फिर से उगा लूँगा। जबकि सुनीता पहले दिन से ही कहती रही है, कुछ और काम तलाश लो, वहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अब वहाँ तुम्हारे बाबूजी का कुछ नहीं रहा। हरिया को लगा सुनीता अब भी यही सब कहेगी, इसलिए वो पत्नी से कुछ बोलने से पहले ही कह उठा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा सुनीता। मैं कल बाबूजी के पास जाऊंगा। जब वे कहकर गए हैं तो क्यों नहीं देगा हमारी जगह। कहते कहते हरिया के होंठ थरथराने लगे। सुनीता समझ गई कि उसका पति आज पूरी तरह हार गया है, लेकिन वो अपने बाबूजी पर किए गए विश्वास के न टूटने के डर से बस लड़ रहा है। सुनीता से हरिया की ये हालत नहीं देखी गई। उसने बिना कुछ बोले ही हरिया के लगभग कांपते बदन को पूरी तरह से अपने बाहों में समेट लिया। हरिया के दिन भर का मानसिक तनाव सुनीता के आंचल में पिघल कर आंखों से बह निकला। तुम ही पागल हुए हो, मैं तो मना करती हूँ, सुनीता ने धीरे से कहा। हरिया कुछ नहीं बोला। उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसे अपने बाऊ की वे बातें याद आ रही थीं जो उन्होंने मरते समय हरिया से कही थीं। बेटा, सुभाष बाबू का साथ मत छोड़ना। इस परदेश में सिर्फ वे ही तो हैं अपने। ये शहर है, यहाँ पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता। कुछ और नहीं तो वे अपने गांव के तो हैं। उन्हीं के बल पर हमने अपनी पूरी ज़िंदगी काट दी। वे ही हमें लेकर आए थे गांव से। फिर उन्होंने कह भी दिया है इसी खेत में से थोड़ी जगह हमें देने की। सुभाष बाबू बचन के बड़े पक्के आदमी हैं। गांव भर में इसीलिए उनकी इतनी इज्जत थी। बेटा, सुभाष बाबू का साथ मत छोड़ना। कहते कहते उनकी दोनों आंखों से 2 बूंद इधर उधर लुढ़क गई थीं। फिर वे कभी नहीं बोले। उसकी समझ में अभी तक ये बात बाहर थी कि आखिर हमने बाबूजी को कहाँ छोड़ा, बल्कि खुद उन्होंने ही हमें अपने से दूर कर दिया है, खेत किसी और को देकर। उसे बाबूजी पर गुस्सा आने लगा कि आखिर उनके पास क्या कमी थी जो ये खेत बेच दिया। क्या करेंगे वे इतने रुपयों का, खानी तो आखिर 2 रोटी ही हैं। उसका मन तो हो रहा था कि अभी जाकर पूछे बाबूजी को कि ये खेत आखिर आपको क्या नुकसान दे रहा था। खुद ही तो कहते थे अगर पेड़ रुख नहीं रहे हरिया तो ये धरती एक दिन मिट जाएगी, और अब खुद ही उसको बेचकर। लेकिन न जाने क्या सोचकर हरिया रह गया। हाँ, इतना तो उसने ज़रूर तय कर लिया था कि सुबह उनके पास जाऊंगा ज़रूर। इसी उधेड़-बुन में हरिया को नींद नहीं आ रही थी, बस सुबह होने का इंतज़ार था। उसे बार बार करवट बदलता देखकर उसकी पत्नी की आंख खुल गई। उसने मुड़कर देखा, वास्तव में हरिया जाग रहा था। वो उठकर बैठ गई। उसे देख हरिया भी उठ बैठा। क्यों, नींद नहीं आ रही? अब छोड़ो उस जगह और ज़मीन को, कोई और काम तलाश लो। ऐसे रोज़ रोज़ जागते रहकर मरोगे क्या? अब ज़िंदगी तो हमने इन खेतों में काट दी, और कोई काम हमें आता हो तब तो तलाशेंगे। हम कहते थे बाऊ से कुछ और काम करने की, सीखने की, तो कह देते थे बेटा कहाँ जाएगा, इन खेतों में ही काम कर ले। अब इन खेतों में बाबूजी तो काम करने से रहे, हम ही तो करते हैं और हमें ही करना है। तो ऐसे जागने से क्या पा जाओगे? सो जाओ, दिन में सोच लेना। सुनीता की इस बात पर हरिया आंखें बंद करके फिर लेट गया, लेकिन उसे आशंका थी कि बाबूजी कहीं निकल न जाएं। इसी डर से वो रात भर सो नहीं सका। कहीं आंख लग गई और देर से खुली तो
आखिरकार उसने सुबह भी नहीं होने दी और घर से निकल ही लिया। सुनीता को तो तब पता चला जब वो बाबूजी के घर से लगभग 8 बजे लौटकर आया। हरिया की आंखें चमक रही थीं। मैंने कहा नहीं था कि बाबूजी मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। उसके शब्द बच्चों की तरह उछलते लग रहे थे। आखिर क्या कह दिया तुम्हारे बाबूजी ने? सुनीता की उत्सुकता चरम पर थी। अरे कहना क्या था, उन्होंने फ़ोन पर उस सेठ को सब समझा दिया है। अब उसने खुद मुझे बुलाया है। कह रहे थे चला जाइयो, सेठ जी बता देंगे तेरे लिए जगह। अब मैं जा रहा हूँ वहीं खेत पर। अरे कुछ खा तो जाते, चाय ही पी जाओ। सुनीता चहक रही थी। पागल, तुझे पता नहीं कहाँ से आया हूँ। बाबूजी ने चाय नाश्ता सब करवा दिया है। आखिर हमारे गांव के हैं, शहरी नहीं हैं कि काम खत्म तो पहचानते नहीं। हरिया इठलाया और खेत की ओर निकल गया। हरिया को देखते ही नीम का पेड़ तालियां बजा बजा कर झूमने लगा। हरिया उसे देखकर तनिक मुस्कुराया और जाकर उसके मोटे तने से टिक कर बैठ गया। उसने एक नज़र पूरे खेत पर डाली, जहाँ हरिया कल तक आलूओं की मेड़ बनाता था, लहलहाते धानों से बात करता था, पत्तों की खड़खड़ाहट के साथ गीत गुनगुनाता था। वहाँ लंबी लंबी उदास सड़कें अलसाई सी पड़ी हैं। उसके रास्ते में जो भी पेड़ आया उसका वजूद ख़त्म कर दिया गया। कटे पेड़ों के सूखे पत्ते देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। उसे अपनी हालत भी उसी कटे पेड़ सी जान पड़ रही थी, जो केवल छटपटाने के अलावा इस खेत को बचाने के लिए चाह कर भी कुछ नहीं कर सका। वो समझ गया था बाधा बनने पर इन्हीं पेड़ों की तरह हरिया बीते समय की बात बन जाएगा। उसे फिर भी संतोष था कि नीम का ये पेड़ बचा हुआ है, जिसके नीचे आकर बैठकर रो तो सकता है। सब किस्मत है इस खेत की और मेरी भी। यही सोचकर हरिया सेठ जी की गाड़ी का इंतज़ार करने लगा। धूप से तपिश बढ़ने लगी तो गर्म हवाओं को शीतल करने में नीम का पेड़ लगभग नाकाम सा होने लगा। लेकिन हरिया को हवा के ठंडे या गर्म हो जाने का ध्यान ही नहीं था। वो तो बस सेठ जी की गाड़ी का इंतज़ार करते करते बस इस सोच में डूबा हुआ था कि आखिर यहाँ कौन लोग रहने आएंगे जिनके पास रहने को घर नहीं है, या वे सब मेरे जैसे होंगे या कोई और। पिताजी बताते थे शहरों में एक एक आदमी के पास 4-4 बड़े बड़े घर होते हैं। क्या करते हैं इतने घरों का ये लोग? और एक दिन सब खेत ही मिट जाएंगे तब खाएंगे क्या? घरों के ईंट पत्थर। आखिर इन्हें कोई समझाता क्यों नहीं? इन पर इतना पैसा कहाँ से आता है भगवान जाने। जरूर कुछ उल्टा सीधा करते होंगे। इन्हें भगवान से डर नहीं लगता? कैसे होते हैं ये लोग? इन्हीं सब सवाल जवाबों में उलझे हुए न जाने कब हरिया नीम के पेड़ से टिका टिका ही सो गया। सूरज ने रुख बदला तो निशाना सीधा हरिया बन गया। हरिया को लगा जैसे उसका बदन किसी भट्टी पर रख दिया है। वो बिलबिला कर उठा। सामने सेठ जी की गाड़ी खड़ी थी। देखते ही हरिया के अंदर एक ठंडक सी दौड़ गई। खेत में सबसे पहले बनी कोठरी नुमा ऑफिस में हरिया ने झांक कर देखा, सेठ जी अंदर बैठे हैं। वो सहमा सा दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। सेठ जी की जलती सी नज़र पड़ते ही हरिया सकपकाया सा बोला, मैं हरिया साहब, इस खेत की देखभाल वो बाबूजी ने आपको। हरिया का वाक्य पूरा नहीं हो पाया था कि सेठ की खरखराती सी आवाज़ ने उसे चुप कर दिया। हाँ हाँ, बाबूजी ने हमें सब समझा दिया है। बैठ जा, अभी बताते हैं, वही देख रहे हैं, कहकर सेठ जी मेज पर बिछे कालिंदी कुंज का नक्शा खंगालने लगे। पीछे ऑफिस की परछाई खेत में फैली थी। हरिया उसी छाया में जा बैठा। अब नीम का पेड़ ठीक उसके सामने चिलचिलाती धूप में भी किसी फौजी की भांति सीना ताने खड़ा था। हरिया को लगा वो नीम का पेड़ नहीं, पिताजी खड़े हैं और कह रहे हैं, बेटा सुभाष बाबू बड़े अच्छे आदमी हैं, उनका साथ मत छोड़ना। हरिया मन ही मन बुदबुदाया, पिताजी मैं क्या करता, खेत तो तुम्हारे बाबूजी ने ही बेच दिया। अब तुम उन्हीं से पूछना कि इन खेत ने उन्हें क्या कुछ नहीं दिया। क्या कमी थी उनके पास जो उन्होंने इसे बेचा, वो भी उन लोगों को जिनके पास पहले ही 4-4 घर हैं। अब क्या मैं अपना हिस्सा भी छोड़ दूं और फिर यहाँ रहूँगा तो आपसे बातें भी करता रहूँगा? और मैंने नहीं छोड़ा है बाबूजी को। अभी हरिया ये सब बुदबुदा ही रहा था कि सेठ जी ने बाहर आकर उसे आवाज़ दी, हरिया अबे कहाँ गया? हाँ साहब, कहते हुए ऐसे आ खड़ा हुआ जैसे वो बाबूजी के सामने आ खड़ा होता था। सेठ जी ने छोटू से कहा, इसे पार्क वाली जगह बता दे, चल जा। कहते हुए सेठ जी ने हरिया को छोटू के साथ जाने का इशारा कर दिया था। बाबूजी पार्क वाली जगह में? मैं?
हरिया उसी मुद्रा में गिड़गिड़ा पड़ा। चल जा, अब छोटू समझा देगा, सेठ जी ने लापरवाही से कहा और कोठरी में वापस मुड़ गए। हरिया उसी मुद्रा में छोटू के साथ चल दिया। देख, हम कोई पार्क वार्क नहीं छोड़ते, जगह बिकने तक बस ग्राहकों को दिखाने भर की चीज़ होता है सब। फिर तू कौन सा उसमें अभी घर बना रहा है? घर बनाने के लिए भी तो आज ढेर पैसा चाहिए, ये तू भी जानता है। इसलिए अभी तो तू इसमें पेड़ पौधे फुलवारी सजा, अच्छा लगेगा। कुछ दिनों में तेरे पास भी कुछ इंतजाम हो जाएगा और सेठ जी के भी सब प्लॉट बिक जाएंगे। फिर तू आराम से अपना घर बना लेना। छोटू हरिया को समझाता गया। हरिया आश्वस्त सा हुआ तो पूछ बैठा, भैया, बाबूजी ने आपको भी कोई जगह देने का वचन दे रखा है क्या? छोटू गुर्राया, अबे मैं कोई नौकर नहीं हूँ, वो मेरे बड़े भाई हैं। सुनकर हरिया एकदम शांत हो गया। छोटू निशान लगवाकर चला गया। हरिया नीम के पेड़ से थोड़ी दूर पर ही जगह पाकर खुश हो गया और एकदम शांत खड़ा होकर नीम के पेड़ को लगभग डबडबाई आंखों से ताकता रहा। कुछ दिन में ही लगभग 1800 वर्ग फुट का वो जमीन का टुकड़ा हरिया के छोटे खेत में तब्दील हो गया। हरिया मजदूरी को जाने लगा तो सुनीता अपने छोटे खेत में खड़े पेड़ पौधों तथा सब्जियों की देख रेख में मगन। हर रोज़ शाम को दोनों हिसाब लगाते। हरिया हिसाब समझाता, देख 200 रुपये मिलते हैं मुझे, तू 50 में खर्चा चला, 150 रोज़ के हिसाब से साल भर में बहुत हो जाएगा, फिर बन जाएगा हमारा घर। लेकिन तुम्हारे बाबूजी कहते थे कि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ये धरती ही मिट जाएगी, फिर घर ही कहाँ रहेगा? और फिर पूरे महीने में 15 दिन ही काम मिल पाता है तुम्हें, तो 100 रुपये रोज़ ही तो रह गए, उस पर ये महंगाई। हरिया ने सुनीता की बात को बीच में काट दिया। तू कहना क्या चाहती है? मैं सोच रही थी घर तो यही ठीक है जैसा भी है। हाँ, सेठ जी मुझसे अपने घर पर काम की कह रहे थे, बोल रहे थे यहाँ कौन सी 2-4 ट्रक सब्जी हो जाएगी जो यहाँ पड़ी रहती है। मेरे घर सुबह शाम काम कर दिया कर, यहाँ कौन इसे उखाड़े ले जा रहा है। सुनीता ने एक दिन शाम को ये बात हरिया को बताई तो सुनीता की बात सुनकर हरिया बेदक गया। न मैं उन्हें जानता ना ही तू, फिर बाबूजी कहते तो बात भी ठीक थी। अब यहाँ तुम्हारे बाबूजी तो हैं नहीं जो कहते। हाँ तो क्या हुआ, मैं कल पूछ आऊँगा। पूरी ज़िंदगी बाबूजी से पूछते रहो, सांस लेने की भी उन्हीं से पूछो। अब तक तो तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं तुम्हारे बाबूजी ने, अब उद्धार करेंगे। क्यों, क्या नहीं किया बाबूजी ने? ये जगह नहीं दी, दिलवाई तो उन्होंने ही। तो क्या एहसान कर दिया, पूरे जीवन पिताजी की और तुम्हारी कमाई नहीं खाई, दे दी ये एक मुट्ठी जगह। उनने कौन सी कमाई खा ली मेरी? उन्होंने तो कह दिया था कि घर बनाएगा तब पैसे दे देंगे, तो हम घर तो बनाएं। मैं तो कहती हूँ हमारा पैसा है, हमें दे दें, हमें नहीं बनाना कभी घर। तो क्या कभी नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे, मैंने ही नहीं मांगे हैं। तो मांग कर देख लो, जब पैसा मिल जाएगा तो मैं भी काम पर नहीं जाऊँगी, मुझे क्या ज़रूरत होगी फिर। मैं मांग लाऊंगा, लेकिन तुझे काम पर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी का क्या भरोसा। कल ही जाकर मैं बाबूजी से पैसे ले आऊँगा। हरिया बाबूजी से हुई कोई भी बात सुनीता को नहीं बताना चाहता था, लेकिन हरिया के ना चाहते हुए भी उसके भीतर की कुछ उलझन उसके चेहरे पर उतर आई थी, जो सुनीता से छुपी नहीं रह सकी थी। क्या बात है, क्यों परेशान हो? तू हर समय मेरा चेहरा ही क्यों देखती रहती है? कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा थक गया हूँ। अब सीधे से बताओ, क्या कह दिया तुम्हारे बाबूजी ने? हरिया कुछ देर चुप रहा, फिर कह रहे थे तेरा इतना पैसा नहीं है कि घर बन जाए, और कह रहे थे जगह कहाँ भागी जा रही है, कुछ और कमा धमा ले फिर ले लेना। हाँ, और कह रहे थे मैं तो अभी दे दूँ, लेकिन तेरे पास खर्च ही तो हो जाएंगे। मुझे लगा ठीक ही तो कहते हैं। हरिया ने कनखियों से सुनीता को देखते हुए कहा। सुनीता को हरिया की मासूम निरीहता पर तरस और खीज एक साथ आए, लेकिन न जाने क्या सोचकर वो चुप रह गई। अभी कुछ ही दिन ही तो गुजरे थे कि काम पर जाते हुए हरिया ने देखा उसके छोटे खेत में कुछ लोग फावड़ा चला रहे हैं। हरिया दौड़कर उनसे जा भिड़ा। क्या कर रहे हो तुम, इसे क्यों झाड़ रहे हो? लोगों ने हरिया को धकिया दिया। कौन है रे, कौन है तू? ये मेरी जगह है। अच्छा, किसने कह दिया? जा पहले सेठ जी से पूछ। हाँ, मैं अभी बुला लाता हूँ, कहता हुआ हरिया सेठ जी की कोठरी की तरफ दौड़ा। हरिया को काटो तो खून नहीं, जब सेठ जी ने कह दिया कि हाँ वो जगह बिक गई है। हरिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या कहे।
ये तो इन्होंने पार्क की जगह बताई थी और कहा था इसकी तेरे नाम कोई लिखा पढ़ी नहीं हो सकती। और फिर जब हमने तुझे दे दी तो कौन तुझसे छीन रहा है इसे? फिर भी इन्होंने इसको बेच दिया और मुझसे पूछा भी नहीं। बाबूजी से कहूँगा ये तो बहुत झूठा है। तो क्या बाबूजी भी? नहीं, बाबूजी झूठे नहीं हो सकते, सोचकर हरिया ने हिम्मत से कहा। लेकिन ये जगह तो बाबूजी के कहने पर आपने मुझे दिलवाई थी। हाँ, तो मैंने मना कहाँ किया है, बस जगह बदल दी है। तेरे बाबूजी से पूछ कर ही बदली है। हमारा विश्वास नहीं तो पूछ लेना अपने बाबूजी से। हरिया को कुछ भी नहीं सूझ रहा था, बस सोच रहा था आखिर बाबूजी ने क्यों कहा होगा। फिर भी अगर बाबूजी ने कहा है तो उन्होंने सोच समझकर शायद ठीक ही कहा होगा। अभी हरिया सोच ही रहा था कि कुछ ज़्यादा मत सोच, वो नीम के पेड़ वाली जगह तुझे दे दी है। अब तू तो समझेगा नहीं बेटा, हमने सारे प्लॉट ऊंची जाति वालों को बेचे हैं। वैसे मुझे या तेरे बाबूजी को तुझसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अब बीच में तेरे रहने से लोगों को समस्या थी। हालांकि तू समझ रहा है ना? सेठ जी ने समझाते हुए उसे थपथपाते हुए लगभग धकिया दिया। हरिया को एक बार ये लगा उसे गहरी गाली दी है, लेकिन न जाने उसे क्या हुआ कि नीम के पेड़ वाली जगह मिलने के नाम पर वो सब भूल गया। हरिया को उम्मीद थी सुनीता भी सुनकर खुश होगी, लेकिन सुनीता परेशान थी। तुम मान क्यों नहीं लेते? तुम्हारे इन दोनों बाबूजियों की नीयत मुझे ठीक नहीं लगती। तू हमेशा से बाबूजी पर शक करती रही है। बाऊ के सामने भी करती थी। बाऊ कितनी बार कहते थे सुनीता हमारे बाबूजी ऐसे नहीं हैं। काश आज बाऊ जिंदा होते अपने बाबूजी के इस सेठ की ये गाली सुनने को जो आज तुम सुनकर आए हो। कहकर सुनीता घर के कामों में तो लग गई, लेकिन उसका मन आशंकाओं से खाली नहीं हो पाया था। वो हरिया से कुछ और भी कहती, लेकिन हरिया ने उसे बोलने कहाँ दिया। सुनीता, तू कुछ भी कहे, लेकिन मैं खुश हूँ। अब मैं नीम के नीचे बैठकर तसल्ली से रोटी तो खा पाऊंगा, ठीक ऐसे जैसे बाऊ के साथ खाता था। हरिया को खुश होते देख सुनीता भी चुप लगा गई। सुनीता का डर बहुत जल्दी सच बनकर सामने आ गया। नीम के पेड़ के नीचे कुछ भीड़ इकट्ठी थी। कुछ लोगों के हाथ में कुल्हाड़ी और आरा था। हरिया ने भीड़ के अंदर जाकर देखा, पेड़ काटने की तैयारी थी। हरिया भौचक था। उसने भीड़ में देखा सेठ जी एक पंडित जी के साथ खड़े थे। हरिया चीख पड़ा, ये पेड़ नहीं कटेगा। भीड़ में एक बार की सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें हरिया पर आकर रुक गईं। मूर्ख के धर्म का काम है, इसमें टांग मत अड़ा, पुण्य का काम है ये। पंडित जी ने हरिया को समझाते हुए हटाया। बाबा, ये मेरा पेड़ है, मेरी जगह है ये, इसे मेरी मर्जी के बिना कैसे काट लोगे आप? नहीं तो आप सेठ जी खड़े हैं, इनसे पूछ लो, इन्होंने ये जगह मुझे दी है। ये जगह मंदिर के लिए ही है, ये मैं सबको पहले ही बता चुका हूँ, और मैं तो इसे जानता तक नहीं कि कौन है ये। हटाओ इसे यहाँ से और काम चालू करो। कहकर सेठ जी वापस चले गए। सेठ जी की ये बात सुनकर हरिया बघुआया सा आंखें फाड़े चारों ओर ऐसे देखने लगा जैसे किसी अपने को खोज रहा हो, लेकिन यहाँ उसे जानने वाला कोई नहीं था। ये सब यहाँ नए आ बसने वाले वे लोग थे जो उस कॉलोनी में अभी आ बसे हैं। हरिया को जब कोई आस न रही तो वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ये पेड़ मेरे बाऊ ने लगाया था, इसे मत काटो। मंदिर बना लो, मुझे जगह मत दो, लेकिन इसे तो कम से कम मत काटो। कहता हुआ हरिया लगभग रो पड़ा। लोगों को जैसे कुछ हमदर्दी हुई तो पूछ लिया, ऐसा क्या है यार इस पेड़ में? क्या है मतलब? अरे कुछ नहीं है, बस ये पेड़ है जो नहीं कटना चाहिए। सुनीता ने भीड़ को चीरते हुए अंदर आकर ऊंची आवाज़ में कहा। अचानक सुनीता को वहाँ देखकर हरिया की भी हिम्मत बढ़ गई और हरिया पेड़ से चिपक कर खड़ा हो गया। अजीब दादागिरी है इन दोनों की, अरे हटाओ इन दोनों को। ऐसी बातों से पब्लिक में शोर बढ़ा। किसी ने कहा पुलिस को फ़ोन कर दो, सेठ जी को बुलाओ, वे देखें ये क्या आफत है। अरे यार नक्शे में देख लो, ये मंदिर के लिए छोड़ी गई जगह है, तो फिर हटाओ इनको और काम चालू करो, मुहूर्त का समय निकल रहा है। हरिया को लगा अब यहाँ उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। साथ ही कुछ लोगों को अपनी ओर बढ़ता देख हरिया ने लपक कर एक कुल्हाड़ी उठा ली और गुर्राया, आओ कौन आता है। हरिया की आंखों में उतरता हुआ खून देखकर लोग ठिठक गए। अचानक भीड़ ने जगह दी और पुलिस अंदर आ गई। उसने आनन फानन में हरिया को गिरफ्तार कर लिया। सुनीता ने पुलिस के सामने हाथ जोड़े कि इनकी गलती कोई नहीं, ये लोग ही हमारी जगह पर कब्जा कर रहे हैं और ये पेड़ काट रहे हैं।
आप चाहो तो इस खेत के पहले मालिक इनके बाबूजी को फ़ोन करके पूछ लो तो वे सब बता देंगे। उनके कहने पर ही सेठ ने हमें ये जगह दी है। हाँ, हमें तेरे बाबूजी ने फ़ोन पर खबर दी है, तभी हम आए हैं। आते होंगे तेरे बाबूजी। कह रहे थे इसे ज़्यादा चर्बी चढ़ी है, थोड़ी उतर जाएगी तो ठीक रहेगा, इसलिए तू हट जा, नहीं तो उठा के रख लूँगा तुझे भी इसी जीप में, समझी? चल हट। दरोगा सुनीता को हड़का ही रहा था कि धूल उड़ाती बाबूजी की गाड़ी आकर रुकी। ले आ गए तेरे बाबूजी, कहता हुआ दरोगा हरिया को खींचता चल दिया, लेकिन बाबूजी को देखकर हरिया की आंखें चमकने लगीं। वो अकड़ में आ गया और हाथ छुड़ाकर बाबूजी के सामने खड़ा हुआ। अभी वो कुछ बोल नहीं पाया था कि बाबूजी की आवाज़ गूंजी। कितना शरीफ था इसका बाप, उसने कभी मुंह नहीं खोला, लेकिन इसके दिमाग में बहुत गर्मी चढ़ी है। अब देखो पुण्य के काम में बाधा डाल रहा है, लेकर जाओ इसको, बाबूजी ने दरोगा को देखते हुए कहा। सुनते ही हरिया का दिमाग जैसे सुन्न हो गया। उसने बाबूजी के चेहरे को गौर से देखा, ये सोचकर कि क्या वाकई ये वही बाबूजी हैं, बाबूजी इनकी बहुत तारीफ करते थे। बाबूजी ने हरिया से नज़रें नहीं मिलाईं, वे आगे बढ़ गए। पुलिस ने हरिया को जीप में बिठा लिया। तभी अचानक एक थप्पड़ की आवाज़ से सन्नाटा पसर गया। लोगों की सांसें रुक गईं। सिपाही और दरोगा भी दंग और भौचक्क देखने लगे। सुनीता बाबूजी को थप्पड़ मारकर अभी तक किसी सांप की तरह फुंकार रही थी। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, सुनीता खुद हरिया के पास जीप में जा बैठी। वो अभी तक गुस्से में कांप रही थी। हरिया की मुट्ठियां भिज गई थीं। अभी आप सुन रहे थे हनीफ मदार साहब की लिखी हुई ये मार्मिक कहानी मैं भी आती हूँ, जिसमें मानवीय संवेदनाओं को बहुत खूबसूरती से उकेरा है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और हाइप करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।